आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी और साबका मेयर जुनैद आज़िम मट्टू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समाजी वसाइल पर गुमराहकुन मालूमात शेयर करने का इल्जाम। मेहदी का जवाब, बोले FIR से आवाज खामोश नहीं होगी। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी के खिलाफ जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसी मामले में जुनैद आज़िम मट्टू के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों पर समाजी राब्ते की वेबसाइटों पर गुमराहकुन, झूठी और गैर तस्दीकशुदा मालूमात फैलाने का इल्जाम है। पुलिस बयान के मुताबिक ये मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज हुआ है, जिनमें की गलत या फिर गुमराहकुन खबर शाया करने, मुल्क की सलामियत और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने और अवाम में खौफ या फिर बेचैनी पैदा करने का इरादा शामिल रहा। पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्हें मुस्तनाद इत्तला मिली थी कि समाजी राब्ते के जरिए ही ऐसी मालूमात फैलाई जा रही थी जो कि अमन और अमान और मुआशरे की रवानी के लिए भी खतरा बन सकती है। तहकीक जारी है और मजीद कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की जानिब से ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत और अमेरिका और इसराइल के हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। वहीं उन्होंने कश्मीर में हुए एहतजाज की वीडियो और एक खातून एहतजाज करने वाली पर मुबैना तशद्दुद की तस्वीरें और वीडियो की भी शेयर की थी। पुलिस का यह कहना है कि ये मवाद अवामी बेचैनी का सबब बन सकता है और ये फर्जी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही रहुल्ला मेहदी के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि जो इंतजामिया एक खुद मुख्तार मुल्क के रहनुमा की हलाकत पर मजम्मत ना कर सके, वो आज उस शख्स पर कार्रवाई कर रही है जिसने आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की आवाम ने उन्हें हुकूमती तस्लीम या फिर तारीफ करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि सच बोलने के लिए मुंतखब किया है और ये जिम्मेदारी किसी FIR से खत्म नहीं हो जाती। इससे पहले भी उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि उनकी हिफाजती तैनाती कम कर दी गई है, यानी सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया है और उनके समाजी राब्ते का सफा पेज को यानी बंद कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये कदम उन्हें खामोश करने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने वालिद आगा सैयद मेहदी मुस्तफा का भी जिक्र किया, जो कि दहशतगर्दों के हमले में हलाक हो गए थे और शहादत दे गए थे। उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने को अपना रास्ता समझते हैं। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में चंद खबरी इदारे और समाजी राब्ते के सफों के खिलाफ भी अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 3 मशहूर अखबारों के समाजी राब्ते के पेजेस बंद कर दिए गए और कई अफराद को साइबर सेल में तलब किया गया। पुलिस का यह कहना है कि झूठी और गुमराहकुन मालूमात के जाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तहकीक जारी है। आगा सैयद रहुल्ला मेहदी का कहना है कि वो दस्तूरी हकूक का इस्तेमाल करते हुए अवाम की आवाज बुलंद करते रहेंगे और किसी कानूनी दबाव से खामोश नहीं होंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मुश्तबा खामेनी ईरान के नए रहबरे आला मुंतखब। खानदानी विरासत पर बहस तेज। अंदरूनी और बहरूनी चुनौतियों में मजीद इजाफा। मुश्तबा खामेनी को ईरान की मजलिस-ए कुबरगान में मुल्क का नया रहबर आला मुंतखब कर लिया है। ये इंतखाब उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामेनी की हलाकत के बाद हुआ, जो कि हाल ही में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फौजी हमले में निशाना बने। इस हमले में ईरान की क़ियादत के कई अहम अफराद और खामेनी खानदान के चंद लोग भी हलाक हुए। मुश्तबा खामेनी की उम्र 56 साल की है और वो ऐसे वक्त में जिम्मेदारी संभाल रही हैं जब ईरान अंदरूनी और बहरूनी दोनों सतह पर सख्त दबाव और बेचैनी का सामना कर रहा है। खबरों के मुताबिक मुश्तबा खामेनी का इंतखाब कई दिन की चर्चा के बाद हुआ है और कहा जा रहा है कि इस फैसले में सिपाही इनकलाब का असर भी शामिल रहा। ईरान का निज़ाम हुकूमत रिवायती तौर पर खानदानी विरासत की मुखालफत करता रहा है, इसलिए उनका रहबर आला बनना एक अहम और गैर मामूली कदम माना जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी कोई रस्मी हुकूमत ओहदा नहीं संभाला है और न ही वो बुलंद दर्जे के मजहबी आलिम तस्लीम किए जाते हैं। बावजूद इसके मुश्तबा खामेनी को पर्दे के पीछे बहुत असर रखने वाला शख्स समझा जाता है। उनके सिपाही इनकलाब से करीबी ताल्लुकात बताए जाते हैं और वो अपने वालिद के दफ्तर के उमूर संभालते रही हैं। उन्होंने ईरान इराक जंग में भी हिस्सा लिया था। उन पर माली उमूर के हवाले से भी बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद होती रही है और साल 2019 में अमेरिका ने उन पर पाबंदियां भी लगा दी थी, ये कहकर कि वो अपने वालिद की तरफ से अहम किरदार अदा कर रहे थे। हालांकि उनके पास कोई रस्मी हुकूमती मनसब नहीं था। मुश्तबा खामेनी की अहलिया ज़हरा हदाद अदील, जो कि कदीम ख्यालात के सियासतदान गुलाम अली हदाद अदील की बेटी थी, उन हमलों में ही वो हलाक होने वालों में शामिल बताई जाती हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं। इन हमलों में ईरान की बालादस्त क़ियादत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और कई सीनियर अफराद की जान चली गई, जिसके बाद से मुश्तबा चंद करीबी अफराद में से रह गई हैं। मजलिस-ए कुबरगान, जो कि 88 अराकीन पर मुश्तमिल इदारा है, दस्तूर के मुताबिक रहबर आला का इंतखाब करती है। इस्लामी जमहूरिया की तारीख में
اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں یہ صرف دوسری مرتبہ ہے جب اس منصب پر تبدیلی ہوئی ہے۔ اس انتخاب نے ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ بحث کو جنم دے دیا۔ کچھ لوگ اسے ان کے والد کی وراثت کا سلسلہ قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے جمہوری اصولوں سے ہٹ کر خاندانی تسلسل کی مثال سمجھ رہی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی کی قیادت شاید زیادہ سخت رویے کی طرف اشارہ کرے گی، کیونکہ ان کے سپاہی انقلاب سے قریبی تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے آیت اللہ علی خامنئی اور ان کے خاندان کی ہلاکت پر خاموشی اختیار کی، جو کہ علاقائی اور بین الاقوامی سیاست کے نازک تعلقات کو ظاہر کر رہی ہے۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی کا آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کے خلاف سخت احتجاج، ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پوسٹرز کیے نظر آتش، تاہم آغا روح اللہ مہدی اور جنید عظیم مٹو کے خلاف مقدمے کی سختی سے مذمت کی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما اور جموں کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جانب سے ایران پر جنگ اور آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور جیفری ایپسٹین کے پوسٹر نظر آتش کیے۔ ان کے ساتھ ہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکن کی جانب سے بھی خامنئی کی تصاویریں اٹھا کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ایران کی رہنما کی ہلاکت کے بعد وادی کے مختلف علاقوں میں احتجاج دیکھنے کو ملا، جس کے بعد سے حکومت نے کئی مقامات پر سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ اسی دوران محبوبہ مفتی کی جانب سے سری نگر کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی اور سری نگر کے سابقہ میئر جنید عظیم مٹو کے خلاف درج مقدمات کی سختی سے مذمت کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ناانصافی پر مبنی ہے اور فوراً واپس لیے جانے چاہیے۔ پولیس نے ان دونوں رہنماؤں کے خلاف سماجی رابطے کے ذریعے جھوٹی، غلط اور گمراہ کن معلومات پھیلانے، عوام میں خوف پیدا کرنے اور امن کو متاثر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ذریعے سے ایسی خبریں پھیلائی گئی ہیں جو کہ عوامی بے چینی اور بد امنی کا سبب بن سکتی تھی۔ اس پر محبوبہ مفتی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر ہندوستان کی مرکزی حکومت اور جموں کشمیر کی حکومت نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر خاموشی اختیار کی ہے، تو جو لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں انہیں قانون کے ذریعے دبانا ٹھیک نہیں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ آغا سید روح اللہ مہدی کشمیر میں شیعہ برادری کے ایک بڑے طبقے کے مذہبی رہنما بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جنید عظیم مٹو پہلے مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ رکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ وادی کے حالات کے پیش نظر ہی پولیس نے چند خبری اداروں اور سماجی رابطے کے پیجز پر بھی کارروائی کر دی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھنا ضروری ہے، جبکہ مخالف رہنما اسے آواز دبانے کی کوشش قرار دے رہی ہیں۔ تحقیق ابھی اس سلسلے میں جاری ہے اور آنے والے دنوں میں اس معاملے پر مزید پیش رفت متوقع ہے۔ سر پیچھے پلیز۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آپ نے روح اللہ صاحب اور جنید عظیم مٹو کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی ہے، کیونکہ وہ بولے تو یہ تو نہیں ہے کہ سب اپنی زبان بند کرے، اس کو بھی ڈرا کیا جانا چاہیے۔ ایران نے امریکہ اسرائیل کے نشانوں پر آپریشن ٹرو پرامس 4 کے 17واں ویو کا حملہ کیا شروع، دونوں طرف سے ایئر اسٹرائک اور ڈرون جاری۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنی حفاظت کا واضح حق ایک بار پھر دہرایا۔ ایران کی فوجی فورس کی جانب سے بدھ کے دن اعلان کیا گیا کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے نشانوں پر آپریشن ٹرو پرامس 4 کے 17ویں ویو کے حملے کو شروع کر دیا۔ ایران کے مطابق یہ حملے امریکہ اور اسرائیل کے پہلے کے ایئر اسٹرائک کے ترنت بعد کیے گئے۔ اسی دوران ایران نے 230 سے زائد اسالٹ ڈرون مقبوضہ علاقوں اور امریکی فوجی بیسز کی طرف بھیج دیے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ ڈرون کے ذریعے اربیل اور کویت میں بھی امریکی فوجی بیسز اور ناردرن عراق میں کچھ گروپس کے مرکز تباہ کیے گئے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ بحرین کے ایک بڑے امریکی فوجی بیس کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور کئی کمانڈ سینٹرز ختم کیے گئے۔ ایران فوج کے مطابق پہلے 2 دنوں میں امریکہ کے 680 سے زائد فوجی یا تو زخمی ہوئے یا پھر ہلاک ہو گئے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے حملے صرف اپنی حفاظت کے لیے ہیں اور UN کے آرٹیکل 51 کے تحت اس کے مطابق یہ جائز دفاع میں بھی ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پہلے جنگ شروع نہیں کی اور نہ ہی کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب ہی دیا۔ اسی بیچ ہندالہ نام کے پرو فلسطین ہیکنگ گروپ کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کے نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ کو ہیک کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس اور ریکارڈنگ بھی ہیں، جس کو جلد ہی ریلیز کیا جائے گا۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز کی جانب سے خطرہ دیا گیا کہ ایران کے جو بھی نئے رہنما بنیں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاہے وہ کہیں بھی چھپا ہو، امریکہ اور اسرائیل مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ہٹا ہی دیں گے۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں نئے ایئر اسٹرائکس کیے ہیں۔ ان ایئر اسٹرائکس میں باسج اور انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز کے کئی کمانڈ سینٹرز نشانہ بنائے گئے اور ایک رشیا
रशियन मेड MI-17 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसराइली फौज का यह कहना है कि वो ईरान की डिफेंस और मिसाइल सिस्टम को कमजोर करते रहेंगे। इसी बीच में ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से दोबारा वाज़ेह किया गया कि ईरान सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। उनका ये कहना है कि तेहरान पर होने वाली बमबारी से ईरान की जंग चलने वाली ताकत कम नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड मोसाइक डिफेंस के जरिए ईरान फैसला करेगा कि जंग कब और कैसे खत्म होगी। अब्बास अरागची की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने नफरत की वजह से नेगोशिएशंस की मेज पर बॉम्ब फेंक दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब पेचीदा न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को प्रॉपर्टी के लेन देन जैसा समझा जाता है और जब बड़े झूठ हकाइक को धुंधला कर देते हैं तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती। नतीजा ये कि नफरत के सबब नेगोशिएशन की मेज पर बॉम्ब आ जाते हैं। अरागची की जानिब से यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने डिप्लोमेसी और उन अमेरिकियों के साथ धोखा किया है जो उन्हें चुन कर लाए थे। इससे पहले भी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 16वें वेव के हमले का भी ऐलान किया था। उन्होंने तेल अवीव के शुमाली हिस्सों बनेक बराक, बेत हक्फा और मगरिबी जलील के फौजी मरकजों को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाने की बात कही थी। IRGC ने यह भी कहा है कि मकबूजा इलाकों को डिफेंस सिस्टम में कमजोरी के सबब ईरान की मिसाइल आसानी से टारगेट तक पहुंचाई गई। MLA आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए आज़दारों की फौरी रिहाई और दर्ज मुकदमात खत्म करने का किया गया मुतालबा। ताहम वज़ीर आला से मुलाकात में बात उठाने की भी दी इत्तला। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के MLA आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से आज़दारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने और हिरासत में रखे गए अफराद को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया गया। उनका यह कहना है कि जो लोग मातम और गम का इजहार करने के लिए निकले थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना और उन्हें मुख्तलिफ थानों में बंद रखना ठीक नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि आज़दारों के खिलाफ दर्ज FIR फौरन वापस ली जाए और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें बिला ताखीर रिहा किया जाए। आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से कहा गया कि वो आज दोपहर होने वाली सिविल सोसाइटी मीट में भी इस मामले को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सामने उठाएंगी और जोर देंगे कि तमाम हिरासत में रखे गए अफराद को जल्द अज जल्द छोड़ दिया जाए। उनका यह कहना है कि वो इस मामले का पुरअमन और जल्द हल चाहते हैं ताकि इलाके में सुकून बरकरार रहे और लोगों में बेचैनी ना फैले। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इंसाफ और नरमी का रवैया इख्तियार करेगी और इस मामले को सुलझा लेगी। और मशरिक़ वुस्ता में तनाव बढ़ गया। UAE पर 1000 से ज़ायद हमले। दुबई में US कॉन्सुलेट पर ड्रोन अटैक। अमेरिका और फ्रांस की सिक्योरिटी बरकरार। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के तनाज़े के बढ़ने के बाद से ही उन पर 1000 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। UAE के वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान दिया गया है कि वो अपने जायज़ हक़ दिफ़ाए नफ्स का पूरी तरह से हिफाजत करेंगे और ईरानियन हमलों के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी बरकरार रखेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि UAE इस जंग का हिस्सा नहीं है और उसने अपनी ज़मीन, पानी और हवा के रास्तों को ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया। इसी बीच दुबई में भी US कॉन्सुलेट पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें हल्की आग लग गई जो कि बाद में बुझा दी गई और किसी के जख्मी होने की खबर नहीं आई। यह हमला कुवैत और सऊदी अरब में US एम्बेसीज पर होने वाले हमलों के चंद दिन बाद हुआ है। अमेरिकी हुकूमत ने कुवैत सिटी एम्बेसी को बंद कर दिया और रियाद में सब कॉन्सुलर सर्विसेज कैंसिल कर दी गई हैं। साथ ही US ने अपने शहरियों को UAE से फौरन निकलने की हिदायत दी है। अमेरिकन सिटीजन्स को ओमान और सऊदी अरब के जरिए मुल्क से निकलने के लिए कहा गया है और अगर फ्लाइट्स अवेलेबल ना हो तो भारतीय शहरियों के लिए भी हुकूमत ने कहा है कि वो अबू धाबी एम्बेसी के साथ राब्ते में रहें और बेवजह सफर से बचें। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जियान नोएल बैरट की जानिब से कहा गया है कि फ्रांस के रफेल जेट्स UAE में ईरानियन ड्रोन को निशाना बनाने से रोक रही हैं। रफेल जेट्स अबू धाबी के दाफरा बेस से UAE की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए गए। UAE ने बयान दिया है कि हफ्ते से ही अब तक 1000 से ज़ायद ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में भी US कॉन्सुलेट्स के नॉन एसेंशियल स्टाफ को निकालने का ऑर्डर दे दिया गया है। लाहौर और कराची कॉन्सुलेट से हुकूमती अफराद और उनके घर वालों को निकालने के लिए कहा गया है। ये नोटिस कराची के US कॉन्सुलेट पर मॉब अटैक के चंद दिन बाद आया जिसमें कम से कम 10 लोग हलाक हो गए। दुबई पुलिस ने अवाम को याद दिलाया है कि सिक्योरिटी और सेंसिटिव साइट्स की तस्वीरें ना ली जाएं या फिर शेयर ना की जाएं क्योंकि ये सेंसिटिव मालूमात साबित हो सकती है। इसी बीच इसराइल ने तेहरान में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स पर एयर स्ट्राइक जारी रखी है और लेबनान में भी हमले किए जा रहे हैं। इसराइल ने साउदर्न बैरूत में लोगों को इवैक्यूएशन की हिदायत दी है। US बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में अमेरिका इसराइल के हमलों के शुरू होने के बाद से कम 1097 सिविलियंस हलाक हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन ने ही मंगल को दुबई में US कॉन्सुलेट को निशाना बनाया जबकि ईरानियन मिसाइल ने कतर में US बेस को निशाना बनाया है। एक ईरानियन नेवी शिप श्रीलंका के करीब डूब रही है जहां पर सेलर्स को रेस्क्यू किया जा रहा है लेकिन डूबने की वजह अभी मालूम नहीं। इसी बीच UK ने ओमान से एक रिपैट्रिएशन फ्लाइट की तफसील कंफर्म की है जो कि मस्कत से रात 11 बजे रवाना होगी।
آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی. دیجیے اجازت. لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.